वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर 217 है यूपीपीएससी के लिए। और प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम इंडियन पॉलिटी के प्रश्नों पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस सीरीज़ की आप पेड सीरीज़ प्राप्त कर सकते हो टेलीग्राम पर। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है जिसमें मिलेंगे आपको फुल टेस्ट। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, उस पर कॉल या व्हाट्सअप आप कर सकते हो जिसको भी चाहिए। और प्लेलिस्ट इस सीरीज़ की बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर इस टेस्ट तक पहुँच सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नागरिकों को प्राप्त है परंतु विदेशियों को नहीं। ये इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में कि कौन कौन से मौलिक अधिकार, नीचे लिख देगा स्टेटमेंट बनाकर या 4 विकल्प में लिख देगा ABCD में, उसमें से पहचानना होगा आपको। तो पूछ क्या रहा है, नागरिकों को यानी भारतीय नागरिकों को तो प्राप्त है परंतु विदेशियों को प्राप्त नहीं है। कारखानों में बच्चों के नियोजन पर प्रतिबंध, ये दोनों को प्राप्त है, भारतीय नागरिकों को भी और विदेशियों को भी। शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, ये केवल भारतीयों को प्राप्त है। ठीक है, विदेशियों को प्राप्त नहीं है। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण दोनों को प्राप्त है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण दोनों को प्राप्त है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ये केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं। तो देखिए, केवल नागरिकों को यानी भारतीय नागरिकों को प्राप्त मौलिक अधिकार जो विदेशियों को प्राप्त नहीं है वो कौन कौन से हैं। धर्म, मूल वंश, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध केवल भारतीय नागरिकों के लिए है। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता केवल भारतीय नागरिकों को। अनुच्छेद 19 में उल्लेखित जितने भी मौलिक अधिकार हैं, जितने कितने 6 मौलिक अधिकार हैं, वो सब भारतीय नागरिकों के लिए हैं। अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति का संरक्षण केवल भारतीय नागरिकों के लिए है। शिक्षण संस्थानों की स्थापना करना, उनका प्रशासन करने संबंधी अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार केवल भारतीय नागरिकों के लिए। ठीक है, ये विदेशियों को प्राप्त नहीं है। और यही ऑप्शन में था। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। किस अनुच्छेद में कहा गया है, अनुच्छेद 14 में 14। तो आर्टिकल 14 है क्या, विधि के समक्ष समता। तो अनुच्छेद 14 में कहा गया है कि भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। विधियों का मतलब है यहाँ कानून से। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 2 स्टेटमेंट वाला प्रश्न, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। देखिए, संसद या उसकी किसी समिति में संसद के किसी सदस्य द्वारा कही गई किसी बात या किसी दिए गए मत के संबंध में उसके विरुद्ध न्यायालय में कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती। राज्य के विधानमंडल में या उसकी किसी समिति में विधानमंडल के किसी सदस्य द्वारा कही गई किसी बात या दिए गए किसी मत के संबंध में उसके विरुद्ध न्यायालय में कार्यवाही की जा सकती है। पहला वाला सही है, दूसरा वाला गलत है। इसके संबंध में भी नहीं की जा सकती। ठीक है, केंद्र में संसद हो गई, राज्य में राज्य का विधानमंडल, दोनों के लिए प्रावधान है ये। तो केवल एक यहाँ पर सही हो जाएगा, दूसरा वाला तो गलत है। तो अनुच्छेद 194 के अनुसार राज्य के विधानमंडल में या उसकी किसी समिति में विधानमंडल के किसी सदस्य द्वारा कही गई किसी बात या दिए गए किसी मत के संबंध में उसके विरुद्ध न्यायालय में कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी। दूसरा वाला स्टेटमेंट जो है वो गलत हो गया। और अनुच्छेद 105 के अनुसार संसद या उसकी किसी समिति में संसद के किसी सदस्य द्वारा कही गई किसी बात या दिए गए किसी मत के संबंध में उसके विरुद्ध न्यायालय में कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी। तो दोनों के लिए नहीं की जा सकती। ठीक है, कुछ पूछना हो तो ये नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सअप आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। किसी राज्य जो है किसी नागरिक के प्रति किन आधारों पर भेदभाव नहीं कर सकता। धर्म, जन्मस्थान, मूलवंश, जन्मस्थान, मूलवंश, जाति, उसकी लिंग, सभी है ये, है ना। और इसको बोलते हैं भेदभाव पर रोक। तो अनुच्छेद 15 में यह प्रावधान किया गया है कि राज्य किसी नागरिक के प्रति केवल धर्म के आधार पर, मूलवंश के आधार पर, उसकी जाति के आधार पर, उसके लिंग के आधार पर या उसके जन्म स्थान को लेकर
विभेद नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 का अपवाद हो सकता है? अनुच्छेद 16 में है क्या? अवसर की समानता है। पहले तो ये पता होना चाहिए आपको। राज्य द्वारा नियुक्तियों में आरक्षण का प्रावधान जो करते ही हैं स्टेट की गवर्नमेंट। किसी पद को पिछड़े वर्गों के पक्ष में बनाना, बिल्कुल जैसे कुछ पोस्ट निकाली वो पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित कर दी। ठीक है, किसी किसी पोस्ट में ऐसा होता है कि पिछड़े वर्गों के लिए सीट ही नहीं होती। ठीक है, सामान्य सीटें होती हैं, तो ऐसा भी होता है। तो फिलहाल ये दोनों के दोनों बातें सत्य हैं। बिल्कुल ये अपवाद है, इसका सी है इसका आंसर। तो सार्वजनिक नियोजन के विषय में अवसर की समानता की बात करें तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 16 में राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए जो है अवसर की समता होगी। लेकिन इसके अपवाद हैं। अपवाद क्या हैं? राज्य जो है नियुक्तियों में आरक्षण का प्रावधान करता है या किसी पद को पिछड़े वर्गों के पक्ष में बना सकता है जिसका कि राज्य में समान प्रतिनिधित्व नहीं है। इसके अतिरिक्त किसी संस्था या इसके कार्यकारी परिषद के सदस्य या किसी भी धार्मिक आधार पर जो है व्यवस्था की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 का उल्लंघन होगा यदि, अब आर्टिकल 17 में है क्या आपको पता होना चाहिए। आर्टिकल 17 जो कि एक मौलिक अधिकार है, उसमें प्रावधान है कि अस्पृश्यता का अंत किया जाता है, मतलब छुआछूत का अंत किया जाता है। तो किसी भी व्यक्ति को किसी भी दुकान, होटल, सार्वजनिक पूजा स्थल और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान में प्रवेश करने से रोकना। ठीक है, अगर रोका तो उल्लंघन होगा। अस्पतालों में, शैक्षणिक संस्थानों में या छात्रावासों में सार्वजनिक हित के लिए प्रवेश से रोकना। पारंपरिक, धार्मिक, दार्शनिक या अन्य आधारों पर अस्पृश्यता को उचित ठहराना। बिल्कुल ये सारे होने चाहिए। ठीक है, ये सभी इसका आंसर है डी। तो अस्पृश्यता का उन्मूलन की बात करें तो अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता को समाप्त करने की व्यवस्था और किसी भी रूप में इसका आचरण जो है निषिद्ध करता है आर्टिकल 17। अस्पृश्यता से उपजी किसी निर्योग्यता को लागू करना अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा, कानून के अनुसार दंडनीय होगा। अस्पृश्यता के अपराध के दोषी जो व्यक्ति होगा उसको संसद या राज्य के विधानमंडल या विधानसभा के लिए चुनाव हेतु अयोग्य घोषित किया जाएगा। और इन अपराधों में शामिल है कौन कौन से? प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अस्पृश्यता का प्रचार करना, किसी भी व्यक्ति को किसी दुकान, होटल, सार्वजनिक पूजा स्थल और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान में प्रवेश से रोकना, अस्पतालों में, शैक्षणिक संस्थानों में, छात्रावासों में सार्वजनिक हित के लिए प्रवेश से रोकना, पारंपरिक, धार्मिक, दार्शनिक या अन्य आधारों पर अस्पृश्यता को उचित ठहराना, और क्या क्या, अस्पृश्यता के आधार पर अनुसूचित जाति के व्यक्ति का अपमान करना। ये सब। 7वां प्रश्न है, संविधान, भारत के संविधान का अनुच्छेद 18 जो है उपाधियों का अंत करता है। इस संबंध में नीचे कुछ प्रावधान दिए गए हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। यह निषेध करता है, अनुच्छेद 18 की बात हो रही है, यह निषेध करता है कि राज्य सेना या शिक्षा संबंधी सम्मान के अलावा कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगा। राज्य के अधीन लाभ या विश्वास के किसी पद को धारण करने वाला कोई व्यक्ति किसी विदेशी राज्य से कोई भी उपाधि भारत के राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं कर सकता। और राज्य के अधीन लाभ या विश्वास का पद धारण करने वाला कोई व्यक्ति किसी विदेशी राज्य से या उसके अधीन किसी रूप में कोई भेंट, उपलब्धि या पद राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं कर सकता। बिल्कुल, पहला भी करेक्ट है, दूसरा भी करेक्ट है, तीसरा भी करेक्ट है। तो सारे के सारे सही हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। तो उपरोक्त तीनों ही सही हैं, तो डी है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण से संबंधित है। देखिए, किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार अभियोजित या दंडित नहीं किया जाएगा और किसी भी अपराध के लिए अभियुक्त व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। बिल्कुल एकदम सत्य हैं ये दोनों की दोनों बातें, सी है इसका आंसर। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 किसी भी अभियुक्त या दोषी करार दिए गए व्यक्ति, चाहे वह देश का नागरिक हो या कोई विदेशी हो या किसी कंपनी व परिषद का कोई कानूनी व्यक्ति हो, को
और अतिरिक्त दंड से संरक्षण प्रदान करता है। अनुच्छेद 20। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह घोषणा की गई है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं? यह आर्टिकल 21 है, अनुच्छेद 21। और प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है ये। तो अनुच्छेद 21 में यह घोषणा की गई है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, वरना नहीं। यह अधिकार नागरिकों और गैर नागरिकों दोनों के लिए उपलब्ध है, यानी भारतीय नागरिकों के लिए भी, विदेशियों के लिए भी। आर्टिकल 21। देखिए, प्राण या दैहिक स्वतंत्रता में अधिकार के कई प्रकार हैं। इसमें प्राण के अधिकार को शारीरिक बंधनों में नहीं बांधा गया है, बल्कि मानवीय सम्मान और इनसे जुड़े अन्य पहलुओं को भी इसमें रखा गया है। 10वां प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 21 के मुताबिक राज्य द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा निम्नलिखित में से कौन सी है? प्रारंभिक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा और उच्च शिक्षा दोनों? देखिए, इसमें केवल प्रारंभिक शिक्षा है, व्यावसायिक शिक्षा या उच्च शिक्षा नहीं है। तो अनुच्छेद 21A में घोषणा की गई है, राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा, और यह प्रावधान केवल आवश्यक शिक्षा के लिए एक मौलिक अधिकार के अंतर्गत है, न कि उच्च या व्यावसायिक शिक्षा। ठीक है, आवश्यक शिक्षा या प्रारंभिक शिक्षा। और यह प्रावधान 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के अंतर्गत किया गया था। और एक और चीज़ याद रखिए, इससे पहले भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी थे अनुच्छेद 4 में, यानी 86वें संविधान संशोधन से पहले भी संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 45, जो कि एक नीति निषेध तत्व है राज्य का, इसमें जो है बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान था। अगर कोई स्टेटमेंट बनाए ना कि 86वें संविधान संशोधन 2002 से पहले ऐसा कोई प्रावधान नहीं था, तो गलत होगा वो स्टेटमेंट एग्जामिनर का। ठीक है, क्योंकि भाग 4 के अनुच्छेद 45 में ऐसा प्रावधान है पहले भी, जो एक राज्य का नीति निषेध सिद्धांत है। प्रश्न क्रमांक संख्या 11 पर आ जाइए। कौन सा अनुच्छेद किसी व्यक्ति को निरोध एवं गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान करता है? निरोध का मतलब होती है हिरासत। ठीक है, हिरासत, यह है अनुच्छेद 22। तो निरोध यानी हिरासत एवं गिरफ्तारी से संरक्षण की बात करें तो अनुच्छेद 22 किसी व्यक्ति को निरोध एवं गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान करता है। हिरासत दो प्रकार की होती है, दंड विषयक और निवारक। दंड विषयक हिरासत एक व्यक्ति जिसने अपराध स्वीकार कर लिया है और न्यायालय में उसे दोषी ठहराया जा चुका है को दंड देती है, उस अपराधी को। और निवारक हिरासत वह है जिसमें बिना सुनवाई के न्यायालय में जो है दोषी ठहराया जाए। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। अनुच्छेद 22 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है, किसी व्यक्ति की हिरासत अवधि 3 महीने से अधिक नहीं बढ़ाई जा सकती जब तक कि सलाहकार बोर्ड इस बारे में उचित कारण ना बताए। ठीक है, निरोध या हिरासत का आधार संबंधित व्यक्ति को बताया जाना चाहिए। निरोध या हिरासत वाले व्यक्ति को यह अधिकार है कि हिरासत के आदेश के विरुद्ध या निरोध के आदेश के विरुद्ध अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सके। बिल्कुल, ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट एग्जैक्ट करेक्ट हैं, पढ़ने से ही करेक्ट लग रहे हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे मौलिक अधिकार नागरिकों और विदेशियों दोनों को प्राप्त है? मतलब भारतीय नागरिकों को भी प्राप्त है और विदेशियों को भी प्राप्त है। कौन कौन से हैं वो इनमें बताइए। पहला है, कुछ मामलों में गिरफ्तारी और नज़रबंदी के खिलाफ संरक्षण, कानून के समक्ष समता, प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार। प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार दोनों को है, कानून के समक्ष समता दोनों को है, कुछ मामलों में गिरफ्तारी और नज़रबंदी के खिलाफ संरक्षण दोनों को है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। तो निम्नलिखित मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों को भी प्राप्त हैं और विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त हैं, लेकिन उनको प्राप्त नहीं है जैसे कि जो हमारे शत्रु देश हैं। तो कानून के समक्ष समता दोनों को है, भारतीय नागरिकों को भी है, विदेशियों को भी है। अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण भारतीय नागरिकों विदेशी दोनों को। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार दोनों को, प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार दोनों को, कुछ मामलों में गिरफ्तारी और नज़रबंदी के खिलाफ संरक्षण दोनों को, बलात्कार, श्रम एवं अवैध मानव व्यापार के विरुद्ध प्रतिषेध दोनों को, कारखानों में बच्चों के नियोजन पर प्रतिषेध दोनों को है, भारतीय नागरिकों को भी है और विदेशियों को भी है। धर्म की अभिवृद्धि के लिए प्रयास करने की स्वतंत्रता दोनों को है, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता दोनों को है। किसी धर्म को प्रोत्साहित करने हेतु कर से छूट
दोनों को है, और कुछ विशिष्ट संस्थानों में धार्मिक आदेशों को जारी करने की स्वतंत्रता दोनों को है। और वो एक अल्पसंख्यक वाला जो वर्ड है वो केवल भारतीय नागरिकों के लिए है। ठीक है, इस चीज़ को डालकर इनमें से उसको एलिमिनेट करवा लेता है एग्जामिनर। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। जो मौलिक अधिकार हैं आपके असीमित हैं, न्यायोचित हैं, स्थायी हैं। न्यायोचित स्थायी दोनों हैं, क्या हैं? जो हमारे मौलिक अधिकार हैं वो असीमित नहीं हैं, न्यायोचित हैं, स्थायी नहीं हैं। न्यायोचित स्थायी, न्यायोचित हैं लेकिन स्थायी नहीं है, तो कटेगा तीसरा वाला भी स्टेटमेंट, केवल बी वाला सही हो जाएगा। तो देखिए, सामान्य कानूनी अधिकारों के विपरीत जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, मौलिक अधिकार हैं, वो देश के संविधान के द्वारा गारंटी एवं सुरक्षा प्रदान करते हैं हमें। कुछ अधिकार सिर्फ नागरिकों के लिए हैं, जैसा कि आपको ऊपर पता चल चुका है, जबकि अन्य व्यक्तियों के लिए उपलब्ध हैं। व्यक्ति मतलब भारतीय नागरिकों को भी हैं और विदेशियों को भी हैं, या फिर कानूनी व्यक्तियों को भी हैं, जैसे कि परिषद और कंपनियों को हैं। देखिए, मौलिक अधिकार जो हैं आपके फंडामेंटल राइट्स हैं वो स्थायी नहीं है। क्यों स्थायी नहीं है? क्योंकि संसद इनमें कटौती या कमी कर सकती है, लेकिन कैसे करेगी वो कटौती या कमी? संविधान संशोधन के द्वारा करेगी, साधारण विधेयक के द्वारा नहीं कर पाएगी। मौलिक अधिकार असीमित नहीं है लेकिन वाद योग्य हैं, यानी राज्य उन पर उचित प्रतिबंध लगा सकता है, हालांकि कारण जो है उचित होना चाहिए उसका, और इसका निर्णय अदालत करेगी। ठीक है, कारण जो है उचित है या नहीं है, इसका निर्णय कौन करेगा? अदालत करेगी। और मौलिक अधिकार न्यायोचित हैं, यानी जब भी इनका उल्लंघन होता है व्यक्तियों को अदालत जाने की जो है वो अनुमति देते हैं ये। और मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के मामले में कोई भी पीड़ित व्यक्ति सीधे सुप्रीम कोर्ट की शरण में जा सकता है। ठीक है, वह पीड़ित व्यक्ति अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, और अनुच्छेद 226 के तहत जो है वो हाई कोर्ट भी जा सकता है। क्लियर? अब कैसे जाएगा? एक छोटी सी सिंपल प्रक्रिया करनी पड़ेगी। ठीक है, एक वकील करना पड़ेगा या स्वयं कानून की पढ़ाई करता हो। ठीक है, तो खुद ही वकील हो गया वो। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। मतलब उसकी ये प्रोसेस होती है पूरी, लॉ करेगा, इंटर्नशिप होगी 1-2 साल की, प्रैक्टिस करेगा, उसके बाद ही फिर बार्ड काउंसिल उसको अप्रूव करेगी। चलिए 15 प्रश्न आ जाइए। सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट निम्नलिखित में से कौन सा रिट जारी नहीं करते? वंदे प्रत्यक्षीकरण, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, पूर्ववर्ती प्रक्रिया। वंदे प्रत्यक्षीकरण है, 5 प्रकार की रिट जारी करते हैं दोनों ये। उत्प्रेषण है, परमादेश है, प्रतिषेध है, अधिकार प्रक्रिया है, वो पूर्ववर्ती प्रक्रिया नहीं है। तो प्रश्न ऐसे भी पूछे जा सकते हैं, बनाए जा सकते हैं कि इनके शब्दों में ही हेरफेर कर दो। तो रिट क्षेत्राधिकार बोलते हैं इसको। यह न्यायालय द्वारा जारी किया जाने वाला एक कानूनी आदेश है। अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और 226 के तहत हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय रिट जारी करते हैं। कौन कौन से हैं 5 प्रकार के रिट? वंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार प्रक्रिया, ना कि पूर्ववर्ती प्रक्रिया। तो 15 प्रश्न ऐड किए थे मैंने। इंडियन पॉलिटी के इंपॉर्टेंट है प्रश्न, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा 1 से 2 बार। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट ना केवल यूपी पीसीएस के लिए बल्कि किसी भी स्टेट पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे बीपीएससी हो गई, उत्तराखंड पीसीएस हो गया, हरियाणा पीसीएस हो गया, झारखंड पीसीएस, राजस्थान पीसीएस, छत्तीसगढ़ पीसीएस और मध्य प्रदेश पीसीएस, जितने भी हैं सब प्रैक्टिस करते रहिएगा साथ साथ। इस टेस्ट सीरीज़ की आप पेड सीरीज़ प्राप्त कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, उस पर कॉल या व्हाट्सअप करके, जिसमें मिलेंगे आपको फुल टेस्ट पीडीएफ फॉर्मेट विद कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ, और वो ग्रुप बना रखा है हमने टेलीग्राम पर। धन्यवाद।